दोस्तों, इस वीडियो का जो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा सकूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और हम लोग ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके कई सारे एग्ज़ाम्स में अलग-अलग क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जैसे ज्योग्राफी का ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इसमें लिखा हुआ है कि भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, उनका जो सेक्स रेशियो था यानी कि लिंगानुपात था, सबसे ज़्यादा गोवा में रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो गोवा एग्जैक्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका पहला ऑप्शन देखो क्या है कि ITCZ को तीव्र करना। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल और कन्वर्जेंस जोन। ठीक। बी ऑप्शन देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी हवाओं को प्रतिस्थापित करना। एक क्या सी ऑप्शन, इसका शीत वायु की अभिवहन को सक्रिय करना। फोर्थ ऑप्शन है भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना। तो इसका जो राइट आंसर है यही फोर्थ ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव कर लेते हैं हम लोग। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अकेंद्रित बस्तियां मतलब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है? किस किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण मतलब फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है देखो कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन बे ऑफ बंगाल, ये पूरा इसको शॉर्ट में बोलते हैं, है ना? कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है कि इसकी बैठक कहाँ हुई थी। 13वीं मतलब 13वीं शासी बैठक तो ये हुई थी आपकी मालदीव, मालदीव के माले में, और ये इसकी राजधानी है। मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले। तो यहीं पे ये इसकी बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों का बस ये टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, अटेम्प्ट करें। ये PYQ हो, आपके रिवाइज हो सके, रिवीजन पर्पज के लिए वीडियो है और ये सब PYQ क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इस वीडियो में लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 100 करेंगे, लगभग टोटल 200 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो की सीरीज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे मूव करते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है कि भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तब तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपकी जो विधि होती है, विधि वो होती है स्थानीय सिंचाई विधि। कौन सी? स्थानीय सिंचाई विधि, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? देखो, लक्षद्वीप एक द्वीपों का समूह है, तो उसमें कोई एक ऐसा द्वीप कौन सा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो जो लक्षद्वीप में द्वीप है बित्रा, बित्रा की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर लेते हैं। 7 में लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की स्थित है? किस प्रकार स्थित है? तो देखो, उत्तर से दक्षिण है क्या? क्या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम है? तो यही है कैसी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तरीके की ये पर्वतमाला फैली हुई है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आप देखो, अरुणाचल प्रदेश इधर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे तरीके से होता है, तो ये इस तरीके से ये हिमालयी पर्वतमाला इस तरीके से फैली हुई है ना? तो इसका कौन सा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। मानसून
पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? कब मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है छोटा नागपुर पठार, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इस सेशन में मजा आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सपोर्ट मी। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब देखो कि जो हमारा लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश है, उसका सबसे छोटा द्वीप कौन सा, सबसे छोटा आइलैंड। ठीक, तो जो इसका केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है उसका जो सबसे छोटा आइलैंड है वो है, उसका नाम क्या, बित्रा। क्या, बित्रा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें क्या था, बित्रा के बारे में देखो अभी आगे भी कुछ पढ़ा था कि ये सबसे छोटा भी है और इसकी जनसंख्या भी सबसे कम है, बित्रा। दो क्वेश्चन देखो आपके मतलब एक ही लक्षद्वीप से मिले हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप इस पूरे सेशन को अगर देखते हो तो बहुत बेनिफिट होने वाला है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो वो है आपका उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए, उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए कौन सी अवभूमि सिंचाई, उच्च जल स्तर। जहाँ देखो उच्च जल स्तर होगा, अवभूमि मतलब वो नहीं जैसे ट्यूबवेल वगैरह से निकाल कर डायरेक्ट पानी से सिंचाई करते हैं, तो जहाँ जल स्तर अच्छा होगा तो वहां पे ये जो भूमि की सिंचाई है बहुत बढ़िया रहती है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारत के वर्षा छाया क्षेत्र छाया प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है आपका, पुणे। कौन सा, पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। 12 में लिखा हुआ कि भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार की श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो जिसकी 10,000 से कम हो और 5,000 से ज्यादा हो, मतलब जो पॉपुलेशन है वो लेस देन हो 10,000 से 10K लिख दिया मैंने शॉर्ट में, और मोर देन हो कितने 5K से, तो वो किस श्रेणी में आएगा? क्योंकि शहर जो होते हैं अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किए जाते हैं, किस कंडीशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका श्रेणी 4, वो श्रेणी 5th, मतलब आपका सी ऑप्शन राइट है, 5th श्रेणी में रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव कर लेते हैं कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप या चट्टानी दृश्यांश हैं? मतलब अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह उसमें टोटल 836 द्वीप हैं। कितने, 836 अंडमान निकोबार में। ठीक है, याद रखोगे कितने अंडमान निकोबार में टोटल 836 द्वीप हैं। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव कर लेते हैं कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है? तो भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनको अंतरजलीय तटीय मैदान में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान आप देखो कौन से होंगे, जो आपके महाराष्ट्र और ये गुजरात इनमें पड़ते हैं क्षेत्रों में, है ना। तो और गोवा में, तो ये आपके किसमें आएंगे, अंतरजलीय तटीय मैदान में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? इसका जो राइट आंसर है मानसून में रुकावट। क्या, मानसून में रुकावट, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां पे भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दीफू दर्रा। दीफू दर्रा पे भारत, चीन और म्यांमार म्यांमार तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है दीफू दर्रा। और दीफू कहाँ पे है बताओ, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ना। तो यहाँ पे भारत, चीन और म्यांमार तीनों का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव कर लेते हैं कि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक
जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में विकसित किया जाता है? अब यहाँ पे आ गया देखो कैसे 10 मिलियन से ज़्यादा है, मोर देन 10 मिलियन। तो मोर देन 10 मिलियन जिस भी सिटी की पॉपुलेशन होगी, मोर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, और मोर 10 लाख मतलब, और 10 मिलियन कितना हो गए 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा होगी जिसकी जनसंख्या, उसको किस में रखेंगे? मेगा सिटी में। किस कौन सी कैटेगरी में? मेगा सिटी में। मोर देन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 10 मिलियन इक्वल टू 100 लाख, 100 लाख, ओके, मतलब 1 करोड़। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव कर लेते हैं कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यमुनोत्तर के सबसे निकट निकट है? बताओ कौन सा शहर सबसे निकट है प्रमुख यमुनोत्तर के? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो हमारा है अहमदाबाद, यानी कि सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं, कौन सी भू आकृति अवसंरचना, कौन सी भू आकृति संरचना शिवालिक के समानांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ी है? कितनी? 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ी है। तो ये आपकी हो जाती है भावर। कौन सी? भावर। सबसे पहले देखो कौन सी आती है? भावर, भावर, और फिर तराई, और फिर बांगर, बांगर के बाद खादर। आपने जब डिटेल से ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तब आपको ज़रूर पढ़ाया गया होगा कि भावर, तराई, बांगर, खादर क्या होता है। तो सबसे नियरेस्ट होती है उसकी भावर माउंटेन्स के, फिर आता है तराई निचला क्षेत्र, फिर बांगर, फिर खादर। और बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ में मिट्टी होती है, खादर जो नई होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? भावर, मतलब सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं कि भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को, कौन से पूर्वी तटीय मैदान, ध्यान रखो, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? अभी देखो पश्चिमी तटीय भी पूछा गया था, अब पूर्वी तटीय भी पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट है ना, उद्गामी तट, कैसा? इमरजेंट कोस्ट, कैसा? पूर्वी तटीय उद्गामी तट, मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। देख लेता हूँ दोस्तों कि सर सब कुछ सही चल रहा है, फिर मैं अगला अगला क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। हाँ जी, एवरीथिंग इज ओके। नाउ we are moving on next question, let's go। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख ले, 1 मिनट रुकना जरा, सारा कुछ स्क्रीन पे एक बार दोबारा से देख लूँ। अच्छा 21 क्वेश्चन नंबर में हूँ, ठीक है, चलो ठीक। यहाँ पे देखो, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला होता है? तो आपने ये सीमाओं का मतलब जल की कितनी कितनी सीमाएं होती है, किसके अंडर में होती है, अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। मैं इसको आपको बता देता हूँ, ये कितना होता है आपका, ये 12 किलोमीटर। कौन सा? प्रादेशिक जल सीमा कितना? 12 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 में लिखा हुआ है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? दोस्तों जो राजस्थान में एक झील है कृत्रिम झील, वो है अना सागर झील। अना सागर कहाँ पड़ती है? ये आपकी अजमेर में पड़ती है, अजमेर में। अभी मैं जल्दी ही अजमेर ये अना सागर झील देखने गया था, मतलब बढ़िया लगता है वहाँ पे, बहुत अच्छा। तो ये आपके अजमेर में है अना सागर झील, और अजमेर में ही आपका क्या जो दरगाह है वो भी है, किसकी? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 22 कराया मैंने अभी? हाँ 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण किस शहर में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए किया गया है? कौन सा? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका दिल्ली में। कौन सा? दिल्ली में किया गया है, मतलब बी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जानी जाती है? कहाँ? उत्तराखंड में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो है आपका वन गुज्जर जनजाति। कौन सी? वन गुज्जर जनजाति, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। 25 में लिखा हुआ, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में
स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल गया है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो नागरहोल टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिमी सीमा से पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई कितनी है? तो आप देखो समझते हो कि पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई कितनी होती है? 3200 लगभग पूछा ना, 3214 किलोमीटर आपने पढ़ी है। 3200, एक मिनट 2900, 2900 है ना आपकी पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पे अप्रोक्स में हमारी कौन सी है? 26 क्वेश्चन नंबर है ना, 2400 किलोमीटर। यहाँ पे ये क्या दे रखा है? भारत के उत्तरी मैदान की। अच्छा ओके, उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक, अच्छा ये मैदानों की है। ठीक है, वो वाली नहीं है जो आपको मतलब ये जो है आपकी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, ये है आपकी 3214 और 2933 पूर्व से पश्चिम। ये नहीं पूछ रहे, उत्तरी मैदान की जो मतलब लंबाई लगभग पूछ रहे हैं। तो ये आपकी 2400 किलोमीटर लगभग, कौन सी 2400 किलोमीटर। ठीक है, चलो एक मिनट में इरेज कर दूं एक बार। चलो ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हो? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ है आपका, बताओ कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका पश्चिम हिमालय में। कहाँ? पश्चिम हिमालय में पड़ती है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा क्वेश्चन नंबर 28 पे? 28 में लिखा हुआ कि थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है वारचंस। वारचंस क्या कहा जाता है? वारचंस। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? कब? शीतकाल में। शीतकाल में होती है पश्चिम से पूर्व। कौन सी? पश्चिम से पूर्व, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? सूखा प्रवण क्षेत्र में। चलो क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो का मैंने आपको पर्पज पहले ही बताया है कि इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकें। ये सभी के सभी पीवाईक्यू, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ, कोई डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हो, बस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? भारत में पर्णपाती वनस्पति का, तो इसका राइट आंसर हमारा साल। कौन सी वृक्ष प्रजाति? साल की, साल वृक्ष जो होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? कितना? 24 डिग्री अक्षांश। तो 24 डिग्री अक्षांश जो है हमारा भोपाल के नियर, भोपाल से गुजरता है। बिल्कुल ठीक, भोपाल के बहुत निकट से गुजरता है 24 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव कर लेते हैं। 33 में देखो क्या लिखा हुआ है कि हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में कौन सा शामिल ही नहीं है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? देखो, खासी पहाड़ियां। क्यों? क्योंकि ये हिमालय की नहीं है। गारो खासी जयंतिया श्रेणी की आती है, मेघालय में पड़ती है आपकी। लेकिन नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और पटगई पहाड़ियां सब हिमालय श्रेणी की है, और ये खासी पहाड़ियां हिमालय श्रेणी की नहीं है। ठीक, पूर्वी विस्तार हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार, ये सबसे पूर्वी विस्तार में नहीं है, मतलब ये पूर्वी विस्तार की पूछ रहे थे। ये सब मिजो, पटकाई, पटकाई अरुणाचल प्रदेश आपकी, हाँ शायद पटकाई अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में। तो ये आपके पूर्वी विस्तार में कौन सी नहीं आती? खासी नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव कर लेते हैं। 34 में लिखा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? बस आपको याद कर लेना है कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो 16 वन जो है आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं ना। चलो इसको मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में क्या लिखे? द्वीपों का कौन सा समूह
8 डिग्री से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप, मतलब सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है लास्ट तक, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो साबरमती नदी के बारे में आपने पढ़ा है कि वो कहाँ से निकलती है, तो वो है आपकी अरावली पहाड़ियां, जो कि राजस्थान से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव कर लेते हैं। भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्र कितना है। तो थार का क्षेत्र कितना होगा, ये बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि थार का लगभग क्षेत्र कितना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो 1,70,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कितना? 1,70,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी की आपकी जो सहायक नदी कौन सी है? टोन्स रिवर है, टोन्स रिवर, टोन्स यमुना नदी की यही तो सहायक नदी है। चलो, और ये तो सब गंगा की है, तीस्ता, सोन, गोमती, टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं कि विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कक्ष यानी मार्सी स्थितियां होती हैं। कौन से? देखो मैंने आपको बताया था का भावर, तराई, बांगर और खादर। तो कौन से क्षेत्र में होती है? तराई में होती है उच्च आर्द्रता, तराई, डी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है। देख रहे हो, आपको पश्चिमी पॉइंट पूछ रहे हैं, जिसको आप गुहार मोती बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हो गुहार मोटा, और ये कहाँ पे पड़ता है पश्चिमी पॉइंट? ये गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात में है। अगर पूर्वी पूछें गुहारमती, और पूर्वी किबिथु, पूर्वी कौन सा होता है? किबिथु, किबिथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में है ना, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये पूर्वी बिंदु है सबसे लास्ट का, ये पूर्वी है। और हमारा गुहार, गुहार मोटा, ये आपका गुजरात में पश्चिमी बिंदु। ठीक है, लास्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 पे मूव करते हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह के रूप में की गई है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका लखनऊ। ठीक, 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 42 पे मूव करते हैं कि बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो वो है आपका आंतरिक पहाड़ियां, आंतरिक पहाड़ियां। सबसे पहले देखो आपका कौन सा आंतरिक पहाड़ियां आती है, फिर आप तो कौन सा आता है मिडिल हिमालय, फिर आपका ये कौन सा आता है आउटर हिमालय, आउटर, या शिवालिक हिमालय भी आप इसको बोलते हैं ना, ये आपके हिमाद्री भी इसको बोलते हैं, और इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको बृहत ग्रेट हिमालय यानी बृहत हिमालय भी बोलते हैं। तो ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 को मूव, 1 मिनट 1 मिनट, स्क्रीन साइज चेंज हो गया, मैं जरा सही कर लूँ, 1 मिनट रुकना भाई, देख लेते हैं। सही सही हो जा भाई, 1 मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोगों का ये सही हो गया। ठीक, चलो मूव करें। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 43। ओके, 43 सॉल्व करते हैं कि भारत में किस चरण और किस वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका चरण सेकंड, और 1921 से 1951 के बीच, मतलब सी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 44 पढ़ते हैं। 44 में क्या लिखा हुआ कि भारत में प्रति टन किलोमीटर है ऊर्जा खपत के, 1 मिनट रुकना, हाँ, प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है। तो इसका हमारा राइट आंसर है वो है अंतर्देशीय जलमार्ग, क्योंकि सबसे कम इसमें वो लगता है, क्या कहते हैं, फ्यूल। ठीक है, चलो
गाइज लाइट चली गई है तो मैं अपना वीडियो अभी के लिए बंद कर देता हूँ। जैसे लाइट आएगी तो मैं अपना वीडियो ऑन कर लूंगा। ओके, 1 मिनट मेरे को समय दो। चलो क्वेश्चन नंबर 45 मूव कर लेते हैं। 45 पे, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। स्वराज द्वीप किसका? हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। किसका? हैवलॉक द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 46 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा, देखो सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया आपसे मैकाल रेंज की। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपकी अमरकंटक। अमरकंटक है ना, मैकाल रेंज की अमरकंटक। चलो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि मतलब सैलाइन वेटलैंड है? तो सैलाइन वेटलैंड कौन सा है? सांभर झील। सांभर झील है ना, सबसे खारे पानी की झील यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? तो पश्चिमी भाग में आपके सबसे ज्यादा क्या है? पर्वत। तो पर्वतों से जब बादल टकराते हैं तो वहां पर पर्वतीय वर्षा कर देते हैं। लो, डी ऑप्शन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व क्षेत्र के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो आपका पूर्वी भारत। कौन सा? पूर्वी भारत, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव कर लेते हैं। 50 में देखो क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? अंडमान निकोबार के सबसे निकट देश कौन सा है? जब आप मैप देखोगे तो एकदम समझ जाओगे, ये है आपका म्यांमार। म्यांमार लगा हुआ है ना इसका। कोको द्वीप, कोको द्वीप और अंडमान निकोबार है ना, लगा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे मूव करें। 51 में लिखा हुआ कि भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? भारत में रोपण कृषि मुख्य रूप से कहाँ पे की जाती है? इसका राइट आंसर है हमारा केरल और असम में रोपण कृषि अभी भी की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे मूव कर लेते हैं कि उत्तरी मैदान की कुल लंबाई, किसकी? उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर? देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन का, रिपीट। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, कितनी है? 2400 किलोमीटर। और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महानदी की, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? किसकी? वहां देखो नदियों की लंबाई से भी क्वेश्चन है। गंगा की कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब इन्होंने महानदी की पूरी, गंगा की तो सबको याद होती है, इन्होंने पूछ ली महानदी की। महानदी की लंबाई बताओ, तो महानदी की जो लंबाई है आपकी 851 किलोमीटर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आपका कौन सा दर्रा है? वो है आपका बनिहाल दर्रा। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे मूव कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा गया है कि भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत संख्या शहरी क्षेत्र में रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 31.16% अप्रोक्स, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भागों का हिस्सा नहीं है? कौन से प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भागों का हिस्सा कौन सा नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार में पूर्वांचल की पहाड़ियां नहीं आती हैं, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 57 पे मूव कर लें। 57 में भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार ये है आपका कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री एग्जैक्टली राइट है। ठीक है, कौन सा देखो कैसे निकालोगे? आपका अक्षांशीय कौन सा होता है? ये वाला पूरब से पश्चिम। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट तक का है ना? 25 मिनट तक का है। अब आप देखो, अब इसका डिफरेंस करो तो लगभग आपका 29 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका 30 डिग्री के लगभग पूछा गया है ना, तो ये आपका बी ऑप्शन इसलिए राइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट में, हाँ
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे मूव कर लेते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसके? नर्मदा नदी के उत्तर वाले भाग को, नर्मदा नदी के उत्तर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूभाग कहते हैं। क्या? मध्य उच्च भूभाग। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 पे मूव कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहाँ तक फैला हुआ है? कितने किलोमीटर समुद्री मील तक? यहाँ पे मील में दे रखा है तो हम लोग मील में याद रख लेंगे। तो ये इसका जो राइट आंसर है आपका 200 समुद्री मील तक। कितना? 200 समुद्री मील तक। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं। भारत में 10,000 हेक्टेयर हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र सीसीए वाली सिंचाई परियोजनाओं को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 60 का जो आंसर है आपका वो प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों हमारे लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग धीरे धीरे कर लेते हैं। आई होप गाइज कि आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा और ये सब इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपका अपकमिंग एग्जाम, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, जैसे कि एमटीएस अभी रह गया वो भी होना है, तो वो भी है आपका, है ना, उन सभी में आ सकते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हो निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। भाई थार रेगिस्तान में कहाँ पे देशी वृक्ष का रोपण किया जा रहा है? तो यही तो पॉइंट नहीं है। अनियमित वर्षा तो होती है क्योंकि वहां पे नियमित तो होती नहीं है, तो अनियमित ही आ जाएगी। जलवायु परिवर्तन भी, पशुधन द्वारा चराई होती है, लेकिन ये सब नहीं होता। सी वाला ऑप्शन इसलिए राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 मतलब 62, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक से सबसे ज्यादा थी? 2011 की जनगणना, तो वो जनगणना के अनुसार तो दिल्ली की सबसे ज्यादा शहरी थी उस टाइम पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 में मूव कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? तो आप देखते ही बोल दोगे कि अंडमान में कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिनी का, ये कहाँ? ये लक्षद्वीप में है, इसलिए अंडमान में नहीं है। लक्ष्य ये हैवलॉक अंडमान का हिस्सा है। वैरन द्वीप आपने सुना ही है, यहीं पे एक्टिव ज्वालामुखी है। नील द्वीप भी वहीं पे है, लेकिन मिनी कॉय कहाँ का है? लक्षद्वीप का हिस्सा, लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। ठीक, लक्षद्वीप ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 64 पे मूव कर लेते हैं कि आर्द्र कृषि, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखा है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? आर्द्र कृषि किस तरीके की आमतौर पर मृदा में की जाती है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मृदा में। कैसी? जलोढ़ मृदा में। क्वेश्चन नंबर 65 पे मूव कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता कौन सी नहीं है? तो विंध्य पहाड़ियां। क्या थार रेगिस्तान के पास विंध्य पहाड़ियां हैं? नहीं, तो हमारा यही राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 पे मूव करते हैं दोस्तों। 66 में क्या लिखा हुआ है? यदि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री पर दोपहर के अगर 12 बजे हैं तो 97 डिग्री 30 देशांतर पर लगभग क्या समय होगा? तो यहाँ पे देखो कितना बजा, 12, तो यहाँ पे कितना समय हो जाएगा? तो लगभग यहाँ से आपका 1 घंटे आगे होगा, है ना। तो जो 66 का क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 1 घंटे, 12 से 1 घंटे आगे जाओगे तो कितना? 1 बज जाएगा। अब यहाँ से देखो, क्योंकि गुजरात गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना समय का डिफरेंस है? 2 घंटे का, 2 घंटे का है। और ये कहाँ बीच में पड़ जाती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन, तो वहां से लेकर के अभी अरुणाचल प्रदेश तक 1 घंटे का डिफरेंस बनता है। इसका राइट आंसर इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 पर मूव कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? मालवा का पठार जो है
छोटा नागपुर पठार से उसके रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? हमारा जो राइट आंसर होगा वो पश्चिम में, है ना? छोटा नागपुर पठार कहाँ? झारखंड में, और उसके पश्चिम में देखोगे मालवा का पठार पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 पे मूव कर लेते हैं। 1 मिनट में स्क्रीन चेक कर लूँ कि सारा कुछ सेट चल रहा है। 1 मिनट कुछ सेकंड का ही टाइम लगेगा। हाँ, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब मैं फिर से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है कि भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 68 का हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? हमारा डी, संवहन धाराएं बनाना, यही शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। उत्तर भारत में बर्फबारी में योगदान देना, ये तो होता ही है। मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकना, भाई ये भी है ना? और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के अवरोधक के रूप में कार्य करना, ये भी है। बस यही नहीं है, डी ऑप्शन, है ना? तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे मूव कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा है जो आपका पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर है, मनाली के पास में। कौन सा? रोहतांग दर्रा कहाँ? पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर है, मनाली के पास। क्वेश्चन नंबर 70 मूव करते हैं। 70 देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी। किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम यानी ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियां, पलानी पहाड़ियां, इनके ट्राइजेक्शन पर है कौन सी? अनाईमुड़ी। मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन और बचे, उनको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या लिखा हुआ है कि विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? तो देखो, आए तो आपने जब ज्योग्राफी पढ़ना शुरू की होगी तो आपको तभी पढ़ा दिया गया होगा कि विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपको उथली गर्त या भू अभिनति, उथली गर्त थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 पे मूव कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक है जो राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता, है ना? जहाँ पे जो सघन बस्तियां हैं, मतलब वहां पे पानी की उपलब्धता अच्छी है, तो यही वहां पे मेन कारण है। ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 73 मूव करें। 73 में क्या लिखा हुआ है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 पे मूव करें दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? तो मिनिकॉय और मालदीव के जो चैनल होता है उनके बीच मिनिकॉय, मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक आपका आइलैंड है, और इधर मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल बनता है? तो ये आपके 8 डिग्री चैनल बनता है। कितना? 8 डिग्री चैनल, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 पे मूव कर लेते हैं। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? तो नारकोंडम द्वीप कहाँ? अंडमान निकोबार में है। इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 76 पे मूव कर रहे हैं दोस्तों। 76 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और ओडिशा में पोडू कहा जाता है? केरल में पोनम और ओडिशा में पोडू कहा जाता है। तो वो स्थानांतरित कृषि, अलग अलग नाम होते हैं स्थानांतरित कृषि के। तो केरल में पोनम कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, और ओडिशा में पोडू कहा जाता है, याद रखना, है ना? क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा हो कि काला पानी सीमा विवाद निम्नलिखित में से भारत और किस देश के बीच में है? तो काला पानी सीमा विवाद है जो हमारा नेपाल के साथ में है। क्या? नेपाल के साथ में, क्योंकि जो काला पानी है, काला पानी एक जगह है, काला पानी, और वो आपकी उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक। काला पानी, और ये जो है विवाद चल रहा है, मतलब नेपाल कह रहा है कि ये हमारे क्षेत्र में आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में अपने भारत में आ रहा है, उत्तराखंड के क्षेत्र में। ठीक है। और इस पे विवाद भी हुआ था, अभी उसने, नेपाल ने
उसका अपने नोट पे काला पानी, लिम्पियाधुरा और एक स्थान और है। एक है काला पानी, लिम्पियाधुरा, उसका फ़ोटो भी अपने नोट में छाप दिया है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 3 स्थान हैं जिनके उसने अपने भारत में आ रहा है वो क्षेत्र, लेकिन उसने अपने नोट में छाप रखा है, काला पानी, लिम्पियाधुरा और एक कोई है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में देख के अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। चलो 78 को रीड करते हैं। 78 में क्या लिखा हुआ कि भारत की जनगणना वितरण के संदर्भ में कार्य किए घनत्व मतलब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी शब्द का तात्पर्य किससे है? मतलब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? सिंपली वो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी होती है वो कृषिगत भूमि की इकाई मतलब यूनिट ऑफ एरेबल लैंड होती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। 78 का जो हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन है, मतलब बी, ठीक। 79 पे मूव कर लेते हैं। कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है, तो वो है आपका हिमालय। कौन सा? हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे मूव कर लेते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो आपका सतपुड़ा रेंज से, कौन सा? सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ते हैं। दोस्तों देखो 81 में क्या लिखा हुआ है कि कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं? कौन सी सबसे उत्तरी? तो हिमाद्री है सबसे उत्तरी, और इसी में तो सबसे ऊंची चोटियां हैं ना। सबसे ऊंची चोटी इसमें आपकी जो नेपाल में पड़ती है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट, तो वो भी तो इसी में ही है। तो हिमाद्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा कैमरा ऑन कर लेता हूँ अभी फिर से। अभी लाइट आ चुकी है तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ 82। निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मतलब 100 से 20 सेंटीमीटर के बीच में जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा होती है वो किस रेंज में आते हैं, किस तरीके के क्षेत्रों में आते हैं? बस ये सिंपली क्वेश्चन पूछा गया, तो उनको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कैसे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 82 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। 83 देखते हैं कि नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है हमारी वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है ना। कहाँ से? सतपुड़ा रेंज से। क्वेश्चन नंबर 84 पे मूव करते हैं कि उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? देखो अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले कौन सा? भावर तराई और बांगर। जो बांगर होता है नहीं कि भांगर, ये पुरानी जलोढ़ से बना होता है बांगर, और खादर जो होता है वो नई जलोढ़ से बना होता है। तो जो 84 का राइट आंसर है वो है भांगर। भांगर को आप बांगर भी बोलते हो है ना, बांगर, भावर तराई बांगर। बांगर पुरानी जलोढ़ का होता है, खादर नई जलोढ़ का। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे मूव कर लेते हैं कि पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? तो पाक जलडमरू बंदी किसका? हम लोग बंगाल की खाड़ी में एंटर करते हैं तो इसका प्रवेश द्वार है। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच बनता है? भारत यानी कि तमिलनाडु राज्य, भारत का जो तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 86 पे मूव कर लेते हैं। 86 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? इसका जो हमारा राइट आंसर है भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना। पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ से हमारे उत्तर पश्चिमी राज्यों में शीतकालीन समय में वर्षा भी होती है, तो वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 में लिखा हुआ है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? इधर है आपकी अरावली, राजस्थान गुजरात होते हुए हरियाणा दिल्ली में फैली हुई है, और इधर है आपकी विंध्य पर्वतमाला। इसके बीच में आपका कौन सा पठार आ जाता है? 1 मिनट मैं स्क्रीन को थोड़ा सही कर लूँ, ब्राइटनेस बढ़ा लूँ, देखते हैं ब्राइटनेस बढ़ेगी कि नहीं। गाइस 1 सेकंड का टाइम देना। हाँ ठीक है। तो इसके बीच में आपकी कौन सी पर्वतमाला पड़ती है? ये है आपकी कहाँ गया? मालवा का पठार पड़ता है, सॉरी पठार पूछा था ना, मालवा का पठार पड़ता है। किसके? अरावली और विंध्य पहाड़ी के बीच में मालवा का पठार पड़ जाता है। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 हो गया, 88 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। देखो कहाँ से निकलती, अजमेर के आसपास से। कहाँ से, अजमेर से, राजस्थान में से। तो ये जो आपकी नदी है तो अजमेर के आसपास से निकलती है, वो आपकी लूनी नदी। और कहाँ विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। ये समंदर तक नहीं जा पाती, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ते हैं कि भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपने मैप पढ़ा होगा तो आप तुरंत ही बता दोगे, है ना। इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा, असम, भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। हम्म चलो, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 पे मूव करते हैं। भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मौसमी परिवर्तन का जो प्रमुख भूमिका किसकी, तो मानसूनी दाब प्रणाली का। बी ऑप्शन इसका राइट है। आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं और आज हम लोग 100 क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 91 पे मूव कर लेते हैं। 91 में देखो क्या लिखा है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में पाया जाता है। तो उत्कल मैदान आपके उड़ीसा की तरफ पाया जाता है। ठीक, जब उड़ीसा की तरफ पाया जाता है तो इसका कौन सा होगा, पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि उड़ीसा पूर्वी तट की तरफ है, तो ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 पे मूव कर लेते हैं कि कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह और एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा समृद्ध होती है। देखो कौन सी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तो कम होता है लेकिन आयरन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपकी लैटेराइट मृदा। कौन सी, लैटेराइट सॉइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पे मूव कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी की, काली मृदा की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पे मूव कर लेते हैं कि गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। तो 94 का जो राइट आंसर है, तीव्र और तापन, बहुत तेज तीव्र सौर तापन। मतलब जो धूप होती है बहुत तेज होती है, तो वहां पे जो वायु होती है वहां की वो ऊपर तरफ उठने लगती है, तो वहां पे कम दाब बनने, मतलब कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है ना, क्योंकि सारी वायु ऊपर उठने लगती है बहुत गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण, तो कम दाब बन जाता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 95 पे मूव करते हैं कि भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो जो कोन्याक जनजाति है आपकी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 96 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टांका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है। टांका या कुंड जैसी विलक्षण जल संरक्षण, ये जल संरक्षण, जल को कंजर्व करने की एक उनकी मेथड होती है, तो वो ऐसा किस राज्य में होता है। इसका जो राइट आंसर है राजस्थान में। कहा, ए ऑप्शन। 97 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण भी बनती है। तो आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्थानांतरित कृषि, मतलब डी ऑप्शन की बात हो रही है, स्थानांतरित कृषि के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है। तो कोरोमंडल तट आपका किस भाग में है, दक्षिण पूर्वी तट। कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी, मतलब तमिलनाडु के आसपास आपका कोरोमंडल तट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टायर 1 शहर का एक उदाहरण है। जो टायर 1 में आ रहा है वो हमारा कोलकाता आता है, मतलब डी ऑप्शन राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मतलब क्वेश्चन नंबर 100। हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन भारतीय राज्यों में फैली हुई हैं। किन भारतीय राज्यों में फैली हुई हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी वाली जो हमारी है किस में फैली हुई है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक फैली हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक, मतलब सी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं
और कल जो वीडियो आएगी उसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गुड बाय नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं।